ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सभी तलबा और नाजरीन का ई क्लास में फिर से एक बार इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद, वेलकम यू ऑल। तो आपके सामने मैं सुमेरा सदफ, AGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मंगलगीत तालुका हुमनाबाद ज़िला बीदर फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ, यानी कि जमात शशम की मज़मून समाजी साइंस से शुमाली हिंद की अहम सल्तनतों की क्लास। इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। आपने शुमाली हिंद की पहली सल्तनतों की पहली क्लास में दो अहम सल्तनतों का तफसीली मुतालिया कर लिया था। तो अब हम बाकी की दो सल्तनतें यानी गुप्ता हुकूमत और वर्धन हुकूमत को हम आज तफसीली मुतालिया करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक वीडियो देखें। अरे ओ शकुंतला, देख तो कौन आ रहा है। हे वनसुंदरी, मैं दुष्यंत हूँ। महाराज? महाराज तो राजभवन में होंगे, मैं केवल दुष्यंत हूँ। सीधे चले जाइए। आओ शकुंतला, आओ आओ शकुंतला। आपने वीडियो देखा और उसमें एक लड़की का नाम पुकारा जाने वाला था। वो लड़की का नाम क्या था? उसकी सहेलियां उसे क्या कहकर पुकार रही थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, शकुंतला। शकुंतला कहकर उसे पुकार रही थी। तो ये शकुंतला एक बहुत ही अहम ड्रामा है जिसको कालिदास ने लिखा है। ये जो कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, एक मशहूर ड्रामा है जो कि ड्रामानिगार कालिदास ने लिखा है। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या कहेंगे इसे? जी हाँ, बिल्कुल सही, सिफर या ज़ीरो। आप सभी जानते हैं कि ये किसने इजाद किया है? नहीं जानते? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बता दूंगी। ये आर्यभट्टा ने इजाद किया है। तो अब हम चलेंगे कालिदास और आर्यभट्टा के दौर में, यानी कि गुप्ता दौर में। शुमाली हिंद की जो कि एक अहम सल्तनत है गुप्ता दौर, उसका आज हम तफसीली मुतालिया करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गुप्ता दौर को हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरा दौर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, इसका भी हम तफसीली मुतालिया करेंगे आगे। इसके बाद यहाँ इस सल्तनत का पाया तख्त पाटलिपुत्रा बना। आप तस्वीर में देख सकते हैं नक्शे में पाटलिपुत्रा, जो कि बिहार का सदर मुकाम है मौजूदा पटना, वो मुकाम मौर्य सल्तनत का पाया तख्त भी था और यहाँ इस दौर में गुप्ता सल्तनत का भी पाया तख्त था। इसी के साथ इस सल्तनत का बानी श्रीगुप्ता था, यानी गुप्ता सल्तनत के मशहूर राजा समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता दुव्वम हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं समुद्रगुप्ता को और चंद्रगुप्ता दुव्वम को। तो चलिए हम दोनों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम समुद्रगुप्ता को। यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हैं समुद्रगुप्ता की हुकूमत। तो यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्ता एक दिलेर और बहादुर राजा था। वो बहुत ही बहादुर और दिलेर राजा था। इसने 9 राजाओं को शिकस्त दी, एक दो नहीं बल्कि 9 राजाओं को उसने हराया और अपनी रियासत की तौसी की। समुद्रगुप्ता की अजीम फौजी क़ुव्वत को जानकर अफ़गानिस्तान और गुजरात के राजाओं ने अपने आप को इसके सुपुर्द कर दिया, यानी कि देख लिया उन लोगों ने कि ये एक के बाद एक 9 राजाओं को हराता आ रहा है, अब हमें भी हराएगा। यही सोचकर अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर रहे वाले राजा और गुजरात पर हुकूमत करने वाले राजाओं ने अपने आप ही समुद्रगुप्ता को अपनी सल्तनत को समुद्रगुप्ता के हवाले कर दिया। तो ये सारी मालूमात हमें कैसे पता लगी कि इसने 9 राजाओं को हराया और अफ़गानिस्तान और गुजरात के राजाओं ने अपने आप इसकी हुकूमत को कबूल कर लिया? सोचिए सोचिए सोचिए, सोच कर बताइए।
जी हाँ, तारीख लिखने के लिए सबसे अहम चीज़ है सबूत। तो ये बात भी हमें सबूतों से पता चली। सबूतों के दो अक़साम हैं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है ना। तो एक है अदबी सबूत और दूसरे हैं आसार क़दीमा के सबूत। आसार क़दीमा के सबूत में सबसे अहम जो सबूत है वो हैं कतबे। तो यहाँ पर भी इलाहाबाद के सतूनी कतबे से हमें ये सारी मालूमात मिली हैं। आप तस्वीर में इस सतूनी कतबे को देख सकते हैं, इलाहाबाद का जीत के बारे में, उसकी फतूहात के बारे में। तो ये किसने बनाया है? उसके एक दरबारी शायर हरिसेना, जिसका नाम है हरिसेना, उसने ये कतबा यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्ता को अश्वमेधा और मौसीक़ी का शौक था। अश्वमेधा वही रस्म वेदों की, घोड़े की कुर्बानी वाली रस्म, और उसे मौसीक़ी का भी बहुत शौक था। मौसीक़ी के आलात बजाना या सुनने का शौक था। लेकिन इन सब में भी उसे सबसे ज़्यादा पसंद वीणा बजाना था। आप वहाँ पर देख सकते हैं, जो मौसीक़ी का आला दिखाई दे रहा है उसे वीणा कहेंगे। उसे वीणा बजाना बहुत पसंद था। साथ ही साथ समुद्रगुप्ता एक शायर भी था, यानी कि वो शायरी वगैरह भी करता था। इसी वजह से इसका लक़ब कविराज पड़ा। कवि यानी कि हम हिंदी में शायर को कहेंगे, राज यानी कि जो राजा होता है। तो एक राजा जब शायर है तो उसका लक़ब क्या दिया गया? कविराज दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्ता ने अपने दौर में सोने के सिक्के राइज किए थे, यानी कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इस पर वीणा बजाते हुए और घोड़े की नक्श बनाकर इसने ये सिक्के बनाए हैं। उस दौर में, अपने दौर में उसने सोने के सिक्के बनाए थे। तो ये बात, सिक्के भी एक अहम सबूत है तारीख लिखने के लिए। तो ये बात यहाँ पर बताती है कि वीणा बजाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, और घोड़े से हमें पता चलता है कि उसे अश्वमेध करना बहुत पसंद था। तो और ये बात, इस बात का भी सबूत है, जो सोने से जो सिक्के बनाए गए हैं गुप्ता सल्तनत की, वो क़ुव्वत, अज़मत और दौलत को बढ़ाते हैं। माशियत जो है वहाँ की बहुत ही अच्छी थी, माशी हालात वहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और जाहिर सी बात है दौलत होगी तो क़ुव्वत और अज़मत अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, वासुबंधु नामी एक बुद्ध मत का आलिम था, जो समुद्रगुप्ता के दरबार में वज़ीर भी था। इसी के साथ आप लोग मुझे बताएं कि इलाहाबाद का सतूनी कुतबा किसने बनाया है? श्री गुप्ता ने बनाया है या हरिसेना ने बनाया है? जी हाँ, बताइए। बिल्कुल सही, हरिसेना ने बनाया है। तो चलिए चलते हैं अब हम चंद्रगुप्ता की तरफ, चंद्रगुप्ता दुव्वम की तरफ। इसको तफसीली हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये समुद्रगुप्ता का बेटा था। इसका एक अहम फौजी कारनामा है कि 300 साल से गुजरात पर हुकूमत करने वाले सत्रप्रो राजाओं को इसने शिकस्त दी थी। ये इसका बहुत ही बड़ा अहम फौजी कारनामा है, और इसे इस कारनामे की वजह से विक्रमादित्य लक़ब मिला। यहाँ पर इसने भी नए तर्ज के सोने के सिक्के जारी किए। आप तस्वीरों में इन सिक्कों, तो ये सिक्के भी इस बात की सबूत हैं कि वहाँ पर मईशियत उरूज पर थी, यानी कि वहाँ के भी माशी हालात बहुत अच्छे थे। चंद्रगुप्ता दुव्वम के दौर में भी यहाँ पर माशी हालात बहुत ही अच्छे थे। इसी के साथ यहाँ पर अदब, फ़न तामीर और साइंस के मैदान में बेमिसाल तरक्की हुई। यही वजह है कि इसकी जंगों से ज़्यादा अदब और फ़न काबिल तारीफ़ हैं। यहाँ पर इसकी जंगों से ज़्यादा इसके अदब को याद किया जाता है। किसके? चंद्रगुप्ता दुव्वम की। अब यहाँ पर देखेंगे फाहियान। फाहियान कौन है? फाहियान एक चीनी सयाह है। सयाह यानी कि जो अलग अलग मुल्कों का सफ़र करते हैं और वहाँ के हालात को गौर करते हैं। ये चीन से ताल्लुक़ रखने वाला बुद्ध मज़हब था, इसीलिए बुद्ध मज़हब के आबाई वतन को देखने का शौक़ इसे हिंदुस्तान खींच लाया। बहुत ही मुश्किलों से वो हिंदुस्तान आया, क्योंकि यहीं पर बुद्ध मज़हब की शुरुआत हुई थी। इसीलिए वो इस मज़हब को देखने के लिए, इस मज़हब के वतन को देखने के लिए यहाँ पर आया था। वो कई साल तक हिंदुस्तान का दौरा करता रहा और यहाँ के सारे तजुर्बात को और मुशाहिदों को अपनी एक किताब में लिखा, जिसका नाम है घोको की। क्या नाम है उसकी किताब का? घोको की। तो उसने ये सारे जो है अपने जो तजुर्बात हैं यहाँ पर जो भी उसने देखा, वो सारी चीज़ें जो है वो उसने अपने सफ़रनामे में, एक किताब है उसकी नाम है घोको की, उसमें इसको लिखा था। इसी के साथ यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्ता दुव्वम के दौरे हुकूमत के हालात फाहियान की नज़र से। उसने चंद्रगुप्ता दुव्वम के दौर में हिंदुस्तान आया और वहाँ के हालात को कुछ अपने अल्फाज दिए कि चंद्रगुप्ता दुव्वम की हुकूमत कैसी थी। तो उसने क्या कहा, देखिए ये कहता है
जुर्म शादो नादर ही होते थे, यानी कि जुर्म चोरी, डकैती, मार, कत्ल, गारतगिरी वगैरह ये सब चीज़ें बहुत कम होती थी यहाँ पर। और फाहियान कहता है कि निज़ाम हुकूमत का मकसद रियाया की भलाई था। फाहियान कहता है कि यहाँ सफ़र करना आसान था। यहाँ सफ़र करना आसान था कि 2-3 मतलब निकलते हैं। एक तो ये बात है कि चंद्रगुप्ता दुवम की दौरे हुकूमत में वहाँ पर रास्तों की जो है अच्छी सी जो है ना सहूलत थी, और सवारियों की बहुत अच्छी सहूलत थी। और ये भी बात हो सकती है कि जुर्म कम होने की वजह से लोग सफ़र करने के लिए डरते नहीं थे, कभी भी किसी वक्त भी जो है वो आ जा सकते थे। इसी तरह से अब हम आगे देखेंगे। फाहियान ने बुद्ध मज़हब के मुक़द्दस मुक़ामात का दौरा किया। आप नक्शे में देख सकते हैं लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, सांची, बोध गया वगैरह ये सारे बुद्ध मज़हब के मुक़द्दस मुक़ामात हैं। तो फाहियान ने इन सारे मुक़ामात का दौरा भी किया, क्योंकि वो बुद्ध मज़हब के आबाई वतन को देखने के लिए आया था। बुद्ध मज़हब जहाँ से जन्म हुआ है बुद्ध मज़हब का, उस वतन को वो देखने के लिए आया था। तो ये सारे मुक़ामात का उसने दौरा किया, और साथ ही साथ बुद्ध मज़हब की मुक़द्दस किताबों को अपने साथ ले गया और उनका चीनी ज़बान में तर्जुमा किया। यहाँ पर विनाया पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधामा पिटका, ये 3 पिटका बुद्ध मज़हब के बहुत ही मशहूर किताबें हैं बुद्ध मज़हब की तालीमात की। इसके अलावा भी कई बुद्ध मज़हब की तालीमात की किताबें हैं बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली। उन सारी किताबों को अपने साथ अपने मुल्क ले गया और वहाँ पर उसका चीनी ज़बान में तर्जुमा। देखेंगे गुप्ता ख़ानदान की खिदमात को। यहाँ पर अदब, फ़न तामीर, मुसव्विरी और साइंस के मैदान में गुप्ता ख़ानदान की बेशुमार खिदमात हैं। तो अभी को हम एक के बाद दीगर जो है ना तफसीली देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अदब की तरफ। अदब में इस दौर में संस्कृत रियासती ज़बान थी। जो जिस ज़बान में वेद लिखे गए हैं वही ज़बान इस दौर की रियासती ज़बान थी। इसी के साथ राजा खुद शायर थे, जैसे कि हमने पढ़ा है कि समुद्रगुप्ता शायर था। वैसे ही शायरों और मुसन्निफ़ों की हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई करते। यहाँ पर कालिदास इस दौर का अजीम शायर था, दुनिया के अहम ड्रामा निगारों में से एक था। तस्वीर में आप कालिदास को देख सकते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार है जिसका जिक्र मैंने क्लास से पहले ही किया था, जिसका हमने छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखा था ना उसके ड्रामे का, वो यही कालिदास हैं। तो ये बहुत ही अहम ड्रामा निगारों में से एक है दुनिया के। चंद्रगुप्ता दुव्वम के दरबार में 9 रत्नों में से। इसी के साथ इसने 4 नज़में और 3 ड्रामे लिखे, लेकिन जो सबसे अहम है वो है शकुंतला, जिसका असल पूरा नाम है अभिज्ञान शकुंतला। ये बहुत ही मशहूर ड्रामा है कालिदास का। इसी के साथ इसे यहाँ पर कवि कुला गुरु का लक़ब मिला। इतने सारे कारनामे, इतने सारे अहम ड्रामे और नज़में लिखने के बाद उसको एक लक़ब मिला, क्या है? कवि कुला गुरु, यानी कि सारे कवियों का गुरु जैसे उसका लक़ब मिला यहाँ पर। और यहाँ पर गुप्ता दौर के चंद और अहम कारनामे हैं। कारनामे यानी कि अदब के कारनामे, जैसे कि देखिए यहाँ पर शुद्रका की मर्चकाटका, विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षसा, विष्णु शर्मा की पंचतंत्रा और अम्रसिम्हा की अम्रकोशा। ये अम्रकोशा संस्कृत की इंसाइक्लोपीडिया है। ये 4 अहम मुसन्निफ और 4 अहम जो है उनके कारनामे गुप्ता दौर के बहुत ही अहम कारनामे हैं अदब में। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे फनिता। गुप्ता दौर से ही हिंदुस्तान में मंदिरों की तामीर का आगाज़ हुआ, यानी कि मंदिर बनाने का जो फ़न है वो गुप्ता दौर से ही हिंदुस्तान में शुरू हुआ। सांची का मंदिर हिंदुस्तान का क़दीम मंदिर है। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये सांची का मंदिर है। ये हिंदुस्तान का सबसे क़दीम यानी कि सबसे पुराना मंदिर है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में वाक़े भतारगांव और देवगढ़ के मंदिर भी काबिल ज़िक्र हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भतारगांव का मंदिर और देवगढ़ के दशावतार का मंदिर। इन दोनों मंदिरों को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी बहुत ही अहम है। और दशावतार के मंदिर में एक मुजस्सिमा है जो कि विष्णु देवता का मुजस्सिमा है, वो बहुत ही अहम यहाँ पर माना जाता है। इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर गुप्ता दौरे हुकूमत में कई स्तूप और चैतालिया भी तामीर करवाए गए और सारनाथ का दुहमेक स्तूप है, ये भी बहुत ही अहम और काबिल ज़िक्र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्तूप यानी कि बुद्ध मज़हब के मंदिर। तो जो सारनाथ में जो दुहमेक स्तूप है वो बहुत ही
बुलंद रहने की वजह से ये बहुत ही अहम है गुप्ता दौर का। इसी के साथ यहाँ पर मुसव्विरी में देखेंगे, मुसव्विरी यानी कि पेंटिंग करना, तस्वीर बनाना। यहाँ पर अजंता और एलोरा की गारों में दीवारों और छतों पर की गई मुसव्विरी और नक्श निगारी सारी दुनिया में मशहूर है। अजंता एलोरा की जो गार है, आप तस्वीर में देख सकते हैं, उन गारों को काट कर नक्श निगारी किया गया था। इस तरीके की मुसव्विरी इस दौर में की गई थी अजंता एलोरा की गारों में। और यहाँ पर गारों की चट्टानों को काट कर बुद्ध मत की विहार भी बनाई गई थी। ये सारी जो है यहाँ पर जो है नक्श निगारी आप तस्वीर में जो देख रहे हैं, वो अजंता एलोरा की गारों को काट कर बनाई गई है। तो बताइए स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान का सबसे कदीम मंदिर कौन सा है? जी हाँ, सांची का मंदिर है या फिर दशावतार का मंदिर है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, सांची का मंदिर है। तो देखेंगे हम यहाँ की साइंस में। साइंस में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इल्म रियाजी यानी कि हिसाब का इल्म, और इल्म फल्कियात यानी सितारों का इल्म, इल्म तबियात यानी अद्वियात का इल्म, इल्म फिल्जियात यानी कि धातों का इल्म। ये चारों इल्म साइंस के यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इल्म रियाजी और इल्म फल्कियात को। यहाँ पर आर्यभट्टा मशहूर रियाजीदान और बेहतरीन माहिर फल्कियात था। यहाँ पर आप तस्वीर में आर्यभट्टा को देख सकते हैं। ये बहुत ही अहम रियाजीदान था इस दौर का और माहिर फल्कियात भी था वो, जिसका जिक्र हमने अपनी क्लास में शुरुआत में ही किया था। तो इसके जो कारनामे हैं वो है ज़ीरो की ईजाद यानी कि सिफर की ईजाद और ग्रहण की वजूहात का पता लगाया इसने। इसके अलावा भी इस दौर में मशहूर रियाजीदान ब्रह्मगुप्ता था। तस्वीर में आप ब्रह्मगुप्ता को देख सकते हैं। सिफर की ईजाद तो आर्यभट्टा ने की थी, लेकिन सिफर के इस्तेमालात और सिफर की अहमियत को ब्रह्मगुप्ता ने बहुत ही अच्छे तरीके से बयान किया है। तो इसलिए ये भी एक मशहूर रियाजीदान है और इसका ताल्लुक़ भी गुप्ता दौर से है। इसके अलावा बेमिसाल माहिर फल्कियात जो सितारों का इल्म रखने वाला है वो है वराहमिहिर, वो भी इस दौर से ताल्लुक़ रखता है, गुप्ता दौर से। तो चलिए आगे देखेंगे धाती साइंस यानी कि इल्म फल्जियात। धातों के इल्म में जो है इस दौर में लोग धातों की सनत और इस्तेमाल में माहिर थे। इस बात का पता हम मेहरौली के लोहे के सतून से लगा सकते हैं। ये सतून दिल्ली के कुतुब मीनार के करीब वाक़ है, जो कि तकरीबन 1500 साल पुराना होने के बावजूद भी इस सतून को जंग नहीं लगा। आप देख सकते हैं ये जो लोहे का सतून है जो दिल्ली के कुतुब मीनार के करीब में वाक़ है, ये कई सालों से हवा, पानी और बारिश में, धूप में वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन इसको जंग नहीं लगा है। हम यहाँ पर देखेंगे इल्म तबियत यानी कि अद्वियात का इल्म, दवाइयों के बारे में क्या क्या जानकारी है। यहाँ पर सबसे पहले वागीभट्टा ने अष्ट अंग हृदय समिति जो कि एक आयुर्वेद की अहम किताब है लिखी है। इस किताब में आयुर्वेद से मुतालिक बहुत ही अहम जानकारी है जो आज के दौर में भी इस्तेमाल की जाती है। इसी के साथ साथ इस दौर में तिब्ब जुराही में तरक्की हासिल हुई। तिब्ब जुराही का मतलब क्या है? यानी कि जो सर्जरी होती है, जो ऑपरेशन जो आम जबान में हम कहते हैं, उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और यहाँ पर तकरीबन 127 जुराही आलात का इस्तेमाल होता था। आप देख सकते हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑपरेशन के दौरान जो इस्तेमाल किए जाते हैं आलात, उन आलात का एक दो नहीं बल्कि 127 किस्म के मुख्तलिफ आलात का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। इसी दौर में पारे को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पारा जो कि एक किस्म की धात है, जो बहुत ही अहम धात है, उसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करने वाला फन भी गुप्ता दौर से ही यहाँ पर शुरू हुआ। अब आप लोग मुझे बताएं कि ग्रहण की वजूहात का पता किसने लगाया? वराहमिहिर ने या फिर आर्यभट्टा ने? जी हाँ, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आर्यभट्टा ने। तो अब आप लोगों को पता चल गया है इतने सारे कारनामे साइंस के और अदब के मैदान में हैं, इसी वजह से गुप्ता दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान की तारीख में उसे गोल्डन पीरियड के नाम से याद किया जाता है। तो आप देखेंगे हम अगली सल्तनत यानी कि वर्धन हुकूमत। तस्वीर में आप देख सकते हैं वर्धन हुकूमत का नक्शा। यहाँ पर इस हुकूमत का बानी पुष्यभूति था। जो बुनियाद रखने वाला राजा है वो कौन था? पुष्यभूति था। और मशहूर राजा हर्षवर्धन था। तस्वीर में आप हर्षवर्धन को देख सकते हैं। ये बहुत ही अहम इस खानदान का राजा था।
यहाँ पर देखेंगे हम हर्षवर्धन के तफसीली हालात को जानेंगे और नक्शे में आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन की हुकूमत कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब हर्षवर्धन तख्तनशी हुआ तो इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, यानी कि बहुत कम उम्री में वो राजा बना। तो वो जब जिस वक्त राजा बना उस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात में वो राजा बना। तो देखेंगे कि क्या हालात थे वहाँ पर। सबसे पहले वालिद प्रभाकर वर्धन की मौत हो चुकी थी। उसके वालिद प्रभाकर वर्धन थे, उनकी मौत हो चुकी थी। तो उस वक्त उसके भाई राजावर्धन तख्तनशी हुए, यानी कि बाप के बाद सबसे जो बड़ा बेटा होता है वो राजा बना यहाँ पर। इसके अलावा बहन राज्यश्री के शौहर ग्रह वर्मा का मालवा के राजा के हाथों कत्ल हुआ। उनकी एक बहन थी हर्षवर्धन की जिसका नाम था राज्यश्री। उसके शौहर ग्रह वर्मा को मालवा के एक जालिम राजा ने कत्ल कर दिया था और बहन राज्यश्री को कन्नौज में कैदी बना लिया था। यानी कि जो ग्रह वर्मा था, जो उसकी रियासत का जो एक मुकाम है कन्नौज, जो कि मोखरियों की रियासत कहलाती थी, ग्रह वर्मा की रियासत, उसी जगह पर उसकी बहन को कैदी बना लिया गया। उसके शौहर को मार दिया गया और उसकी बहन को कैदी बना लिया गया। और भाई राजावर्धन शशांक राजा के हाथों कत्ल हुआ। जो भाई उसका राजावर्धन राजा था उसने अपनी बहन को छुड़ाने के लिए मालवा के राजा से भी जंग की और उसके बाद वो शशांक राजा से मारा गया। तब कहीं जाकर हर्षवर्धन राजा बना। उस वक्त हर्षवर्धन तख्तनशी हुआ। इतने मुश्किल हालात में वो राजा बना। तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, जो उसकी बहन जो कैद में थी वो बहन कैद से रिहा हो गई थी, बल्कि छूट गई थी, भाग गई थी, भागकर जंगलात में भटक रही थी। तो उसने सबसे पहला काम अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढा। उसके बाद मोखरियों की रियासत को अपने कब्जे में किया, यानी कि जो रियासत मोखरियों की रियासत यानी ग्रह वर्मा उसकी बहन के शौहर की जो रियासत थी उसको अपने कब्जे में ले लिया और कन्नौज को अपना पाया तख्त बनाया। आप नक्शे में देख सकते हैं जो कन्नौज है उसको उसने अपना पाया तख्त बनाया और राजा शशांक से अपने भाई राजावर्धन की मौत का बदला लिया। सबसे पहला काम बहन को ढूंढा और उसकी रियासत को अपने कब्जे में किया और वहां पर अपना पाया तख्त बनाया और फिर अपने भाई का बदला लिया। उसके बाद उसने अपने बारे में सोचा, यहाँ पर कश्मीर और सिंध के इलाकों को फतह किया और अपनी सल्तनत को वसी किया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कश्मीर का इलाका हिंदुस्तान का जो सबसे ऊपरी इलाका है और जो आज मौजूदा पाकिस्तान का इलाका है वो सिंध का इलाका है, उसको भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। इसी के साथ हर्षवर्धन ने तकरीबन 40 साल तक शुमाली हिंद पर हुकूमत की। जो शुमाली हिंदुस्तान का इलाका है वहाँ पर 40 साल तक उसने हुकूमत की और वो जुनूब में दरियाए नर्मदा के किनारे तक पहुँचने वाला राजा हर्षवर्धन को कर्नाटक के राजा चालुक्य का राजा पुलकेशी दुवम ने उसे शिकस्त दे दी। वो शुमाली हिंदुस्तान पर तो हुकूमत कर रहा था और जुनूबी हिंदुस्तान पर भी वो जाने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ पर कर्नाटक हिंदुस्तान की हमारी जो रियासत है कर्नाटक पर पुलकेशी राजा दुवम जो था वो हुकूमत करता था, जो कि चालुक्य का राजा था। उसने उसे हरा दिया। यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में हमारी जानकारी खत्म होती है। अब देखेंगे छोटी सी सरगर्मी करेंगे। वर्धन हुकूमत का पाया तख्त कौन सा था, प्रयाग या कन्नौज? बताइए हर्षवर्धन ने किसको अपना पाया तख्त बनाया? जी हाँ, कन्नौज को। बहुत खूब स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे इस दौर के वर्धन हुकूमत के अदब को। यहाँ पर हर्षवर्धन एक बहादुर राजा होने के साथ साथ एक शायर और मुसन्निफ भी था। वो भी एक शायर और मुसन्निफ था। यहाँ पर अदब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इसने 3 ड्रामे लिखे हैं जिनमें प्रियादर्शिका, रत्नावली, नागानंदा अहम है। इसके जो 3 ड्रामे हैं कौन से हैं? प्रियादर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। ये जो है हर्षवर्धन के ड्रामे हैं। इसके अलावा बनभट्टा ने हर्षचरिता नामी किताब लिखी। यहाँ पर आप बनभट्टा को देख सकते हैं। ये उस दौर का अहम मुसन्निफ था। उसने हर्षवर्धन के बारे में, उसके हालात के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम है हर्षचरिता। इसके अलावा यहाँ पर हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बेशुमार माली इमदाद फराहम की। क्योंकि ये बहुत ही अदब को चाहने वाला था, इसलिए इसने यूनिवर्सिटी को, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसको माली इमदाद दी। अब देखेंगे यहाँ पर मज़हब को हम इस दौर के। यहाँ पर हर्षवर्धन तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करता था, यानी कि वो हर मज़हब को बहुत ज़्यादा
इज्जत की निगाह से देखता था और ये विष्णु मजहब को मानता था। इसके बावजूद भी बुद्ध मजहब के लिए कन्नौज और प्रयाग में इसने मजहबी इजलास रखे। ये तो विष्णु मजहब को मानने वाला था, शिव मजहब को मानने वाला था, लेकिन उसने बुद्ध मजहब के लिए भी इजलास रखे हैं प्रयाग और कन्नौज मुकाम पर, आप नक्शे में देख सकते हैं। इसी के साथ अब यहाँ पर देखेंगे ह्वेनसांग को हम। ह्वेनसांग ये भी एक चीनी सय्याह है। इसने तकरीबन 15 साल तक हिंदुस्तान का दौरा किया और बुद्ध मजहब की तालीमात का गहरा मुतालिया किया। नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने तालीम हासिल की और अपने सारे मुशाहिदों को और तजुर्बात को एक किताब में लिखा अपने सफ़रनामे में, जिसका नाम है सीयू की। ये भी चीन से ताल्लुक़ रखने वाला सय्याह है। इसने भी हिंदुस्तान का दौरा किया और बहुत ही लंबे अरसे तक हिंदुस्तान में रहा। और कब आया था वो हिंदुस्तान? हर्षवर्धन के दौर में आया था और यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने तालीम हासिल की और साथ ही साथ यहाँ के सारे मुशाहिदों को, तजुर्बात को अपनी एक सफ़रनामे में, अपने किताब में लिखा जिसका नाम सीयू की था। तो अब यहाँ पर बताइए आप लोग, हर्षवर्धन का ड्रामा है कौन सा है? नागानंदा है या हर्षचरिता है? बताइए, हर्षवर्धन का लिखा हुआ ड्रामा। जी हाँ, नागानंदा। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी। आप लोग जब से सुन रहे हैं कि हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को माली इमदाद दी, ह्वेनसांग ने यहाँ पर तालीम हासिल की, तो ये रही वो नालंदा यूनिवर्सिटी। इस दौर की ये सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है और हिंदुस्तान की भी एक अहम यूनिवर्सिटी है जो मौजूदा रियासत बिहार में है। हिंदुस्तान की जो मौजूदा रियासत बिहार है वहाँ पर ये मौजूद है नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ पर गुप्ता और वर्धन दौर में इसकी शोहरत सारी दुनिया में छाई हुई थी। दोनों दौर में, गुप्ता दौर में भी और वर्धन दौर में भी, यहाँ पर इसकी जो है मकबूलियत, इसकी जो शोहरत थी सारी दुनिया पर छाई हुई थी। और जापान, चीन और कई ममालिक से लोग यहाँ पर तालीम हासिल करने आते थे। हिंदुस्तान के अलावा भी दूसरे ममालिक से भी लोग यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसकी चंद एक अहम खुसूसियात हैं, हम यहाँ पर देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की खुसूसियात को। यहाँ पर 8 आला तालीमी मराकिज़ थे, यानी कि बड़े बड़े तालीम के जो है 8 मरकज़ थे और 3 अजीम कुतुबखाने थे, यानी कि 3 बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी, कुतुबखाने थे। और यहाँ पर बुद्ध मत की तालीमात अहम मौजू था, यानी कि जो पढ़ाया जाने वाला जो सबसे अहम जो सब्जेक्ट था यहाँ पर वो था बुद्ध मत की तालीमात। उसके अलावा भी वेद, योगा और तिब दीगर मजमून थे यहाँ पर। और यहाँ पर काबिल असातिज़ा थे और तलबा में नज़्म व ज़ब्त था, यानी कि तलबा में डिसिप्लिन था। और यहाँ पर मुफ्त तालीम, ताम व ख़याम का निज़ाम भी था, यानी कि यहाँ पर तालीम हासिल करना भी फ्री था, रहना भी फ्री था। यहाँ का हॉस्टल सिस्टम था, बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है रहकर तालीम हासिल करते थे वहाँ पर। और वहाँ पर रहने के बाद उनका खाना पीना भी वहाँ पर मुफ्त था। वहाँ पर पढ़ना, रहना और खाना सारा का सारा यहाँ पर मुफ्त था। तो वो कहाँ से होगा उसका इंतज़ाम? तो उसके लिए 100 खरियों की आमदनी मुख्तस की गई थी। खरियाँ यानी कि गाँव को, देहात को कहेंगे। तो ऐसे 100 देहातों की जो आमदनी होती है, जो टैक्स वहाँ से वसूल किया जाता है, जो लगान जो वसूल किया जाता है, उसकी आमदनी जो है इस यूनिवर्सिटी को दी जाती थी वहाँ के अखराजात, वहाँ के खर्चों को संभालने के लिए। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सवाल देखिए, पहली जोड़ी को देखते हुए दूसरी जोड़ी मुकम्मिल कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने एक सवाल है, वर्धन हुकूमत कन्नौज, गुप्ता हुकूमत डैश। और दूसरा सवाल है, समुद्रगुप्ता, कविराज, कालिदास डैश। और तीसरा सवाल है, फाहियान, घोकोकी, ह्वेनसांग डैश। तो आपको पहले देखना है कि जो पहली जो जोड़ी दी गई है उन दोनों में क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले जो जोड़ी है, सबसे पहले सवाल में वर्धन हुकूमत और कन्नौज, यानी कि वो क्या है? हुकूमत और उसका पाया तख्त है। तो इसी तरीके से गुप्ता हुकूमत, उसका पाया तख्त कौन सा होगा बताइए? जी बिल्कुल सही, पाटलिपुत्रा। इसी तरीके से समुद्रगुप्ता और कविराज दोनों में क्या ताल्लुक़ है? ये समुद्रगुप्ता का लक़ब है। तो कालिदास का लक़ब क्या है बताइए? जी बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स, कवि कुलगुरु। और यहाँ पर देखिए फाहियान और घोकोकी दोनों में क्या ताल्लुक़ है? ये फाहियान की किताब है। तो इसी तरह ह्वेनसांग की जो किताब है उसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, सीयू की।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवालात जवाबात को देखेंगे। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, इलाहाबाद के सतूनी कतबे पर किस हुक्मरान की तफसीलात पाई गई हैं? जो इलाहाबाद का जो सतूनी कुतबा लिखा गया है उस पर किस राजा के बारे में लिखा है, बताइए। जी बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, इलाहाबाद के सतूनी कुतबे पर समुद्रगुप्ता की तफसीलात लिखी गई हैं, उसकी फुतूहात को लिखा गया है। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर, गुप्ता दौर और वर्धन दौर में आने वाले चीनी सയ്याह कौन थे? दोनों दौर में चीन से सയ്याह आए थे, तो वो कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, गुप्ता दौर में फाहियान और वर्धन दौर में वेनसैंग चीनी सയ്याह आए थे। तो चलिए अब देखेंगे हम, बारी है अब आपके काम की, घर पर काम की। यहाँ पर दोनों अदवार के मुसन्निफ और ड्रामा निगार के कारनामों की फहरिस्त बनाना है आप लोगों को। गुप्ता दौर और वर्धन दौर के दोनों दौर के ड्रामा निगार और जो मुसन्निफ होते हैं उनके नाम आप एक तरफ लिखेंगे और उनके कारनामों के नाम यानी उनकी किताबों और ड्रामों के नाम एक तरफ लिखेंगे। इस तरीके से आप फहरिस्त बनाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये घर पर अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि कहीं किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, बशर्ते ज़िंदगी है दोस्त, मिलना लाजमी ठहरना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।